गुड मॉर्निंग बच्चों, करें शुरू क्या? लास्ट टॉपिक कहां तक पहुंच गए थे हम? 1915 तक पहुंच गए थे ना। ठीक है, 1908 में हमने पढ़ा था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्स फोर्ट की कैनेडी पर बॉम्ब फेंका था। 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और उसमें प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। फिर 1909 में हमने पढ़ा था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले भारत सचिव था जो इंग्लैंड बैठा करता था और मिंटो क्या होता था? वायसराय होता था। इसमें मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की आजादी मिल गई थी और इसमें यह भी कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय की क्या होगी? नियुक्ति होगी और भारत परिषद में भी 2 भारतीयों की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। फिर 1910 में जो मतलब होर्डिंग था ना, वो क्या बन गया था? वायसराय। 11 में दिल्ली दरबार लगा था। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने की थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चला था। कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था और आदिवासियों का पहला आंदोलन, उसका नाम ताना भगत आंदोलन था। ये लिख लेना, आदिवासियों का जो पहला आंदोलन था ना, उसका नाम पूछा जा सकता है। 1914 में जो आदिवासियों का पहला आंदोलन था ना, उसका नाम क्या था? ताना भगत आंदोलन। क्या नाम था इस आंदोलन का? ताना भगत आंदोलन। ये आदिवासियों का क्या होता था? पहला आंदोलन होता था जो कब चला था? 1914 में। अध्यक्षता किसने की थी? जतरा भगत ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये बाद में कहां पर फैला था? झारखंड और महाराष्ट्र में ये आंदोलन फैला था। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा 1915 में ना महात्मा गांधी की कहां पर वापसी हुई थी? भारत वापसी हुई थी। 1915 तक पढ़ लिया था ना। अब पढ़ेंगे 1916 में। 1916 में एक आंदोलन चलता है बेटा, होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन कब चला था? 1916 में चला था। लिख लो, 1916 में कौन सा आंदोलन चलता है? होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलता है 1916 में? होम रूल लीग आंदोलन। होम का मतलब होता है घर, रूल का मतलब होता है शासन। यानी इस लीग में किसका शासन करने की कोशिश की गई थी? घर का शासन। होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, ये है ना 28 अप्रैल 1916। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी पूना से बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 28 अप्रैल 1916 को पूना से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी बेटा? 28 अप्रैल 1916 को पूना से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 में की थी पूना। और ये बाल गंगाधर तिलक है ना, जो गणेश उत्सव है ना बेटा, गणेश उत्सव। ठीक है, अभी गणेश जयंती पीछे गई थी, यहाँ पर आपने बाहर भी देखा होगा, सेंटर के बाहर गणेश जी महाराज की फोटो लगी हुई थी और उनका क्या होता है? विसर्जन होता है। ठीक है, तो गणेश उत्सव की शुरुआत करने वाले कौन होते थे? बाल गंगाधर तिलक। इनके टाइम में किसकी शुरुआत हुई थी? गणेश उत्सव की। और इन्होंने एक नारा दिया, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और ये बाल गंगाधर तिलक वही इंसान है, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले क्या बनाने की मांग उठाई थी? संविधान
बनाने की मांग। अगर पूछे ना भारत में सबसे पहले संविधान बनाने की मांग इन्होंने 1895 में उठाई थी। कब उठाई थी बेटा? 1895 में संविधान बनाने की सबसे पहले मांग किस व्यक्ति ने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। लिख लो, संविधान बनाने की सबसे पहले मांग किस व्यक्ति ने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। क्या बनाने की मांग उठाई थी? संविधान बनाने की मांग उठाई थी। कब उठाई थी? 1895 में। कि भारत का क्या बनाना चाहिए? हमें संविधान बनाना चाहिए। इसकी सबसे पहली मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। कब उठाई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या करने की मांग उठाई थी? संविधान बनाने की मांग उठाई थी। कब उठाई थी? 1895 में संविधान बनाने की मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। कब उठाई थी बेटा? 1895 में। क्या बनाने की मांग उठाई थी? संविधान बनाने की मांग उठाई थी। और बाल गंगाधर तिलक है ना, इनके दो समाचार पत्र पूछे जाते हैं, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र होते थे? बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र होते थे। मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र होते थे? बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र होते थे। लिख लो, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र होते थे? तो बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र का नाम क्या होता था? मराठा और केसरी होता था। मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र होते थे? बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र का नाम क्या होता था? मराठा और केसरी होता था। ठीक है, तो इन्होंने किसकी मांग उठाई थी? संविधान बनाने की क्या उठाई थी? मांग उठाई थी। ठीक है, और होम रूल लीग की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। कहां पर? पूना में। ठीक है, और इनके ना होम रूल लीग आंदोलन के पहले अध्यक्ष है ना जोसेफ बेपिस्टा। जोसेफ बेपिस्टा होते थे। लिख लो, इनके होम रूल लीग आंदोलन के जो पहले अध्यक्ष थे ना, वो कौन होते थे बेटा? जोसेफ बेपिस्टा होते थे। होम रूल लीग आंदोलन के जो पहले अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे बेटा? जोसेफ बेपिस्टा। होम रूल लीग आंदोलन के जो पहले अध्यक्ष माने जाते हैं वो कौन होते थे? जोसेफ बेपिस्टा। जोसेफ बेपिस्टा है ना, होम रूल लीग आंदोलन के क्या माने गए थे? पहले अध्यक्ष माने गए थे। नाम क्या था उनका? जोसेफ बेपिस्टा। जोसेफ बेपिस्टा इनके क्या होते थे? पहले अध्यक्ष होते थे। किसके अध्यक्ष होते थे? होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष होते थे जोसेफ बेपिस्टा। ठीक है, अब एक है ना, एक बात थी सितंबर 1916 की। ठीक है, एक होम रूल लीग आया जिसे बोलते हैं अखिल भारतीय होम रूल लीग। अखिल भारतीय होम रूल लीग। इसकी स्थापना की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। किसने स्थापना की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। लिख लो, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी बेटा? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। किस होम रूल लीग की स्थापना की थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। किस होम रूल लीग की स्थापना की थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की क्या की थी? स्थापना की थी। कौन सा होम रूल लीग था? अखिल भारतीय होम रूल लीग। स्थापना के संस्थापक कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट। और इनके पहले अध्यक्ष है ना जॉर्ज अरुणडेल थे। जॉर्ज अरुणडेल थे। लिख लो, इस अखिल भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन होते थे? जॉर्ज अरुणडेल। और जोसेफ बेपिस्टा किसके होते थे बेटा? होम रूल लीग जिसकी स्थापना पूना में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर। ये श्रीमती एनी बेसेंट ने स्थापना कहां पर की थी? मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर की थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने
होम रूल लीग की स्थापना बेटा कहां पर की थी? मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर की थी। कहां पर की थी बता दो? मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी बेटा? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। पूना में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर की थी? पूना में। और मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की क्या की थी? स्थापना की थी। दोनों याद रखना है। मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर तो किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट में। और पूना में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। और पूना वाले का अध्यक्ष था जोसेफ बेपिस्टा और इनके मद्रास का अध्यक्ष कौन होता था? जॉर्ज अरुंडेल होता था। ठीक है। और कहते हैं इसकी शाखा है ना बाद में मुंबई में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में फैली थी। ठीक है। इनकी शाखा बाद में कहां पर फैली? मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात। मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अखिल भारतीय होम रूल लीग की शाखा कहां पर फैली बेटा? मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात पर फैली। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा शाखाएं है ना वो फैली थी मद्रास में। कहां पर फैली थी बेटा? मद्रास में फैली थी। लिख लो, लीग की सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पर फैली थी? मद्रास में। लीग की लिख लो, लीग की सबसे ज्यादा शाखाएं, लीग की सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पर फैली थी? मद्रास में फैली थी। लीग की सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पर फैली थी? तो सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पर फैली थी बेटा? मद्रास में ना। लीग की सबसे ज्यादा क्या फैली थी? शाखा फैली थी। लीग की सबसे ज्यादा शाखा बेटा कहां पर फैली थी? मद्रास में लीग की सबसे ज्यादा शाखाएं फैली थी। मद्रास में लीग की क्या फैली थी? सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पर फैली थी? मद्रास में फैली थी। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है। अब क्या हुआ? ये होम रूल लीग अगर पूछे ना दोनों में फेमस किसका हुआ तो श्रीमती एनी बेसेंट वाला ज्यादा फेमस हो रहा था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की और इन्होंने कहां पर की? मद्रास में। और फेमस ज्यादा किसका हुआ? एनी बेसेंट का। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक वाला फेमस नहीं था, लेकिन उनसे भी ज्यादा किसका फेमस हो गया? श्रीमती एनी बेसेंट का फेमस हो गया। ठीक है। तो श्रीमती एनी बेसेंट का होम रूल बहुत ज्यादा फेमस देखते हुए ना अंग्रेजों ने क्या किया? श्रीमती एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट भारत की किसकी मांग उठाने लग गई थी? आजादी। ये वही महिला है जो 1893 में कहां से आई थी भारत? आयरलैंड से। ठीक है। ये कहां की महिला थी? श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की। और 1893 में कहां आई थी? भारत। और इनके समाचार पत्र लिख लो, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कॉमन, वेरी गुड, कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके समाचार पत्र होते थे? श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र होते थे। लिख लो, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके समाचार पत्र होते थे? श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र होते थे। लिख लो, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। लिख लो, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके समाचार पत्र होते थे? श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र का नाम क्या होता था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके समाचार पत्र होते थे? श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र होते थे। नाम क्या होता था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और बाल गंगाधर तिलक के मराठा और केसरी, दोनों में फेमस किसका हुआ? एनी बेसेंट का फेमस हुआ। ठीक है। अंग्रेजों ने 1916 में इनको कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। क्योंकि इनको जेल में डाले 1916 में, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। ठीक है। जिसमें नरम दल प्लस गरम दल और प्लस मुस्लिम लीग क्या हो गया था? एक हो गया। और इसमें हमने मुस्लिम लीग की अलग से चुनाव लड़ने की मांग को हमने स्वीकार कर लिया था, जो भारतीयों की सबसे बड़ी भूल है सिद्ध हुई। वही तो पाकिस्तान को क्या दे देगी? जन्म दे देगी। ठीक है। अब देखो अंग्रेज है ना,
चारों ओर से गिर चुके थे, क्योंकि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, अंग्रेज पहले विश्व युद्ध में शुरू थे, ठीक है। 1916 इसके मध्य आते हैं ना, 1918 के, ठीक है। पहला वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 14 से 18। बीच में कौन आ रहा है? 16। एक तरफ अंग्रेज है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी है, ठीक है। उधर से क्या है, अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई थी मुस्लिम लीग, वो जाकर अब कांग्रेस से मिल गई है। तो अंग्रेजों के मंसूबे पर पानी फिरता दिखाई दिया। बोला उसके प्रारंभिक उद्देश्य ही तो ये थे, अंग्रेजों में निष्ठा की भावना रखना, अंग्रेजों से प्रेरणा लेना, कांग्रेस के प्रचार को रोकना, मुस्लिम लीग का विस्तार करना। अब क्या हुआ, मुस्लिम लीग भी किससे मिल गई? कांग्रेस से। तो अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। इधर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल है, इधर कौन मिल गया है? मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिल गया है। और इधर क्या हुआ बेटा, एक घटना और घटती है कि सबसे जरूरी बात क्या होती है कि अंग्रेज चारों ओर से बिल्कुल घिर चुके थे। एक आयरलैंड की महिला, और वो भारत की आजादी की क्या उठा रही है? मांग उठा रही है। एक और वो प्रथम विश्व युद्ध में गिरे हुए हैं, एक और मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिल गया है, एक और विदेश वाले आकर भारत की आजादी की मांग उठा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने आओ देखा ना ताओ 1916 में इनको कहां डाल दिया? जेल। और इनको जेल में तो डाला था अंग्रेजों ने होम रूल लीग को समाप्त करने के लिए, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। रातों रात है ना इतने ज्यादा बंदे अखिल भारतीय होम रूल लीग से जुड़ने लगे, इसने ना बहुत उग्र रूप ले लिया था। इसी कारण है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ना 1917 में कौन सा अधिवेशन हुआ? कलकत्ता। और इसकी अध्यक्ष है ना जेल से ही किसे बना दिया गया? श्रीमती एनी बेसेंट को बना दिया गया। तो श्रीमती एनी बेसेंट एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष है जो कहां से अध्यक्ष बनी थी? जेल से अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। सभी भारतीय कह रहे हैं ये एक विदेशी महिला है ना, ये भारत की आजादी की मांग उठा रही है, तो क्यों ना हम इसे क्या बना दें? अध्यक्ष बना दें। तो श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष बेटा कहां से बना दिया गया था? जेल से अध्यक्ष बना दिया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष कहां से बना दिया गया था? जेल से बना दिया गया। और ये है ना आंदोलन है ना, इसने बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लिया था। इस आंदोलन ने क्या ले लिया? बहुत ज्यादा उग्र रूप इस आंदोलन ने ले लिया था, ठीक है। कौन सा आंदोलन था? होम रूल लीग आंदोलन था, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन ने क्या ले लिया था? और ज्यादा उग्र रूप ले लिया था। और होम रूल लीग की शाखा सबसे ज्यादा कहां पर फैली थी? मद्रास में इसकी क्या फैली थी? जाका। और इसमें लिख लो बीपी बावड़िया और रामा स्वामी इनके सहायक होते थे। एनी बेसेंट की बीपी बावड़िया और रामा स्वामी, ठीक है। ये भी किसके सहायक होते थे बेटा? श्रीमती एनी बेसेंट के क्या होते थे? सहायक होते थे। अध्यक्ष पूछे तो कौन होते थे? जॉर्ज अरुणडेल होते थे। पहले अध्यक्ष पूछे तो कौन होते थे? जॉर्ज अरुणडेल। और होम रूल लीग आंदोलन में इनके सहायक के रूप में हम किसे देखते हैं? बीपी बावड़िया और रामा स्वामी। याद हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कौन सा आंदोलन था? होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। किसका आंदोलन ज्यादा सफल हुआ? श्रीमती एनी बेसेंट का आंदोलन ज्यादा सफल हुआ। ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक पुरुष आंदोलन कर रहा है और एक महिला आंदोलन कर रही है, ऑब्वियस सी बात है भीड़ किस ओर जाएगी? जिसका नेतृत्व एक है महिला कर रही है। सभी को सेल्फी का शौक होता है ना, पोस्टें डालनी होती है, ठीक है। इसीलिए ना बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव ज्यादा था, लेकिन एनी बेसेंट का आंदोलन क्या हुआ? वायरल हुआ। जेल में जाने के बाद तो और ज्यादा वायरल हो गई, ठीक है। किसी ने पुरानी सेल्फी ले रखी थी वो भी अपलोड करने लगे, ठीक है। बोला हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एनी बेसेंट को। और इनको क्या बना दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बना दिया गया। अब सिंपल सी बात है कि कोई टीचर डेमो देने आ रहे हैं, ठीक है। एक टीचर डेमो दे रहा है और एक मैडम डेमो दे रही है। मैडम जल्दी सिलेक्ट होगी, ठीक है, सच्चाई है। लड़के तो कहेंगे मैडम का समझ आता है चाहे कुछ भी समझ ना आया हो, ठीक है। तो ये है एनी बेसेंट का होम रूल लीग है ना, वो बहुत ज्यादा क्या हुआ था? फेमस हुआ था। रियल में उनमें एक भावना थी देश प्रेम की भारतीयों के प्रति, तो उसके कारण वो होम रूल लीग क्या हुआ? ज्यादा वायरल हुआ था। अब एक अगस्त घोषणा कब हुई थी? 1917। लिख लो, अगस्त
घोषणा कब हुई थी बेटा? 1917। अब है ना, मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी के कहने पर भारतीय क्या हो रहे थे? युद्ध में शामिल। तो इस अगस्त घोषणा में कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की भर्ती होगी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया बेटा? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ज्यादा से ज्यादा किसको भर्ती किया जाएगा? भारतीयों को भर्ती किया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने यह घोषणा इसलिए की कि प्रथम विश्व युद्ध में ना भारतीय किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर दे रहे थे। तो ये घोषणा कर दी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ना ज्यादा से ज्यादा किसकी भर्ती की जाएगी? भारतीयों की भर्ती की जाएगी। ये अगस्त घोषणा कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, और इस टाइम अंग्रेजों के ना जो वायसराय होते थे वो थे चेम्सफोर्ड। कौन होते थे बेटा? चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड क्या था? वायसराय था। इसने घोषणा की थी, अगस्त घोषणा, क्योंकि अगस्त में हुई थी, अगस्त 1917 में हुई, तो नाम क्या दे दिया गया? अगस्त घोषणा। तो ये घोषणा किसने की थी बेटा? चेम्सफोर्ड ने की थी, जो क्या था? भारत का वायसराय। इसने कह दिया आज के बाद है ना भारत की वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी ना उसमें ज्यादा से ज्यादा हम किसको शामिल करेंगे? भारतीयों को शामिल करेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ज्यादा किसको शामिल किया जाएगा बेटा? ये किसने कहा था? जेम्सफोर्ड ने कहा था। याद रह जाएगा ना? ठीक है, अब 1917 में ना एक आंदोलन चला जिसे बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन चला? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जगह कहां पर है? बिहार में। कहां पर है बेटा? बिहार में। ठीक है, एक व्यक्ति होता था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम होता था? राजकुमार शुक्ला। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हुआ करता था। चंपारण सत्याग्रह पेपर में बहुत बार आता है बेटा, इसको ध्यान से सुनना है। चंपारण सत्याग्रह है ना, ये था नील की खेती करने वाले किसानों का। नील की खेती करने वाले किसानों का था। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह किसका सत्याग्रह था बेटा? नील की खेती करने वाले किसानों का सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह किसका सत्याग्रह होता था? तब आप क्या कहोगे? नील की खेती करने वाले किसानों का होता था। चंपारण सत्याग्रह किसका होता था? नील की खेती करने वाले किसानों का। कौन सा सत्याग्रह होता था? चंपारण सत्याग्रह होता था। ठीक है, पहले कहते हैं भारत के ना मतलब किसान के पास जो भूमि है ना उसके 3/20 हिस्से पर ना किसकी खेती करनी है? नील की। इसलिए इस आंदोलन को नाम दे दिया गया 3 कठिया प्रथा। ठीक है, इस चंपारण सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या था बेटा? 3 कठिया प्रथा। कि हमें भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20 हिस्से पर हमें किसकी खेती करनी है? नील की खेती करनी है। भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करनी है? 3/20 हिस्से पर हमें किसकी खेती करनी है? नील की खेती करनी है। भूमि के कितने हिस्से पर करनी है बेटा? 3/20 हिस्से पर हमें किसकी खेती करनी है? नील की खेती करनी है। भूमि के कितने हिस्से पर? 3/20 हिस्से पर हमें किसकी खेती करनी है? नील की। तो इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? 3 कठिया प्रथा था। आंदोलन का नाम क्या था? 3 कठिया प्रथा था। और एक बार बेटा कहते हैं भूमि के किसी हिस्से पर नील की खेती कर ली जाती ना तो वो भूमि बेरन हो जाती। ठीक है, वो भूमि क्या हो जाती बेटा? बेरन हो जाती, जिसे आप बंजर बोलते हो। यानी वो भूमि फर्टाइल नहीं रहती, जिसे आप क्या बोलते हो? उपजाऊ। ठीक है, तो अगर किसी हिस्से पर ना मतलब नील की खेती एक बार कर ली जाती ना तो वो भूमि क्या हो जाती? बंजर हो जाती। तो किसानों ने ना
नील की खेती करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अंग्रेज नील की खेती इसलिए करवाते बेटा, विदेशों में नील की डिमांड क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो अंग्रेज भारत से नील की खेती करवाते और उसका एक्सपोर्ट इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्रियों में करते, तो वहां उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते, भारत से सस्ते दाम में ले लेते और विदेशों में बहुत ज्यादा इसकी क्या थी, डिमांड। और भारत के अगर किसी किसान ने उनको लालच दे दिया जाता, हम आपको इतने पैसे देंगे, उसने नील की खेती कर ली ना, एक बार कर ली तो दोबारा वो भूमि क्या नहीं रहेगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। ठीक है, ये अगर आप है ना, एक सफेदा होता है, यूकेलिप्टस बोलते हो जिसे आप है, अगर वो सफेदा आप लगा दोगे ना, तो आप जैसे हम है ना, मतलब जो खाल होता है हमारा, उसके किनारे सफेदे लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो खेत के वो जोते होते हैं ना, उनमें देख लेना फसल क्या होगी आपकी, कमजोर होगी, क्योंकि वो है ना उर्वरकता शक्ति को है ना वो सोख लेता है। इसीलिए खेतों में ना सफेदे लगाने तो अलग से लगाओ, खेत में लगाओगे ना तो फसल क्या होगी, उसके आसपास है कमजोर होगी। सफेदा आया था सेम को समाप्त करने के लिए, पहले भारत में सेम बहुत आती थी। ठीक है, तो ये पानी को सोखने के लिए आया था, ये फॉरेन का पौधा है सफेदा। ठीक है, उसी प्रकार नील की खेती कर ली ना, तो भूमि क्या हो गई, बंजर हो गई। तो किसानों ने बंद कर दी खेती करना, तो उन्होंने कह दिया खेती तो करनी पड़ेगी, किसानों को मारा जा रहा था। तो राजकुमार शुक्ला ने किसको इनवाइट किया, महात्मा राजकुमार शुक्ला को पता है कि महात्मा गांधी के कहने पर भारतीय सेना में भर्ती हुए हैं और महात्मा गांधी अंग्रेजों के करीब है। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी है, अदरवाइज कोई किसी को नहीं बुलाता। उसको भी पता था कि अगर अंग्रेजों से कोई बात मनवा सकता है तो वो कौन मनवाएगा, महात्मा गांधी। किसी को चीफ गेस्ट ऐसे नहीं बुलाया जाएगा, कोई काजू कतली नहीं खुल खिलाता महात्मा गांधी को। ठीक है, अगर बुलाया जा रहा है तो उनका भी तो कोई लालच होगा ना कि गांधी है ना, इसकी बात को माना जाएगा। गांधी गए और ये महात्मा गांधी का लिख लो, भारत में पहला सत्याग्रह था। भारत में पहला सत्याग्रह था, ये बहुत बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, लिख लो, महात्मा गांधी का ये भारत में पहला क्या होता था, सत्याग्रह होता था। महात्मा गांधी का भारत में पहला क्या होता था, सत्याग्रह होता था। कौन सा सत्याग्रह, नील की खेती करने वाले किसानों का। और गांधी गए ना, तो ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल आंदोलन था। महात्मा गांधी का भारत में क्या हो गया, पहला सफल आंदोलन। इस आंदोलन के बाद है ना, कहते हैं एक नील की खेती करने वाले किसानों की क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी में कहा गया जो नील की खेती करना चाहता है ना, तो वो नील की खेती कर लेगा, और जो नहीं चाहता ना, तो उसे क्या नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। लिख लो, ये महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था और पहला सफल आंदोलन था। लिख लो, महात्मा गांधी का भारत में ये पहला आंदोलन था और पहला सफल आंदोलन था। इसमें लिख लो, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी और महादेव देसाई जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी और महादेव देसाई। राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, कौन जुड़े थे महात्मा गांधी से, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी और महादेव देसाई। महादेव देसाई, ठीक है। इस आंदोलन से कौन जुड़े थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, जेपी कृपलानी जुड़े थे और महादेव देसाई जुड़े थे। लिख लो, इस आंदोलन से कौन जुड़े थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी और महादेव देसाई जुड़े थे। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था और पहला सफल आंदोलन था। अब 1918 में हुआ था, हाँ 1917 के इस आंदोलन के बाद है ना, रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। लिख लो, इस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि देती थी बेटा, महात्मा की। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी,
महात्मा की उपाधि दी थी। लिख लो, इस आंदोलन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी थी गुरुदेव की। किसकी उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, इनका एहसान नहीं रखा, बोला हाथों हाथ। उन्होंने इनको कहा महात्मा और उन्होंने इनको कहा गुरुदेव। क्या कहा? गुरुदेव। ये दोनों उपाधि पूछी जाती है। तो महात्मा गांधी को उपाधि महात्मा की मिली थी और रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी। अब 1918 में एक आंदोलन चलागा, अहमदाबाद। ठीक है, मील मजदूर आंदोलन। मील मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद कौन सा आंदोलन चला था? कौन सा आंदोलन चला था बेटा? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। पेपर में आता है अहमदाबाद आंदोलन था ना, ये किसका था? मील मजदूरों का था। लिख दो, अहमदाबाद आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह तो था नील की खेती करने वाले किसानों का, और अहमदाबाद आंदोलन है ना, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन नहीं, वो सीधा ही अहमदाबाद आंदोलन पूछेगा कि अहमदाबाद आंदोलन किसका आंदोलन था, तब आप कहोगे मील मजदूरों का था। अहमदाबाद आंदोलन किसका आंदोलन होता था बेटा? मील मजदूरों का होता था। अहमदाबाद आंदोलन किन मजदूरों का होता था? मील मजदूरों का होता था। कि अंग्रेज है ना, ठीक है, मतलब मील मजदूरों को ना तो टाइम पर छुट्टियां देते थे और ना उनका ना सरकार ने तो उनका ना पेंशन बढ़ा दी थी, यानी इनकम जो सैलरी है बढ़ा दी है, लेकिन कंपनी उनकी सैलरी बढ़ा नहीं रही थी। ठीक है, तो ये भी महात्मा गांधी का आंदोलन था, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। और महात्मा गांधी पहली बार इस आंदोलन में कहते हैं भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर। और इसमें इनका साथ दिया था अनसुईया बेन पटेल। अनसुईया बेन पटेल। महात्मा गांधी का अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में किसने साथ दिया था? अनसुईया बेन पटेल ने दिया था। महात्मा गांधी का लिख लो, इस आंदोलन में किसने साथ दिया था? अनसुईया बेन पटेल। ठीक है, चंपारण में किसने दिया था? महादेव देसाई ने, जेपी कृपलानी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें अहमदाबाद में कौन दे रहा है महात्मा गांधी का साथ? अनसुईया बेन पटेल। और महात्मा गांधी इस आंदोलन में पहली बार किस पर बैठ गए थे? भूख हड़ताल पर बैठे थे। महात्मा गांधी पहली बार किस पर बैठ गए थे? भूख हड़ताल पर बैठे थे। इससे पहले महात्मा गांधी जी कभी भी भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे। ये भी सफल आंदोलन था। अब 1918 में एक आंदोलन चला जिसका नाम था खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन बेटा? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी कब हुआ? 1918। 1917 में चंपारण है, 1918 में अहमदाबाद आंदोलन है मील मजदूरों का, और 1918 में कौन सा आंदोलन होगा? खेड़ा आंदोलन होगा। कौन सा आंदोलन होगा बेटा? खेड़ा आंदोलन होगा। कब हुआ खेड़ा आंदोलन? 1918 में। कौन सा आंदोलन हुआ? खेड़ा आंदोलन हुआ। ये ओनली किसानों का था। किसका था बेटा? सिंपल किसानों का आंदोलन था। देखो, चंपारण था नील की खेती करने वाले किसानों का, अहमदाबाद था मील मजदूरों का, और खेड़ा आंदोलन किसका था? ओनली किसानों का था। ये कौन से किसानों का था? सिंपल किसानों का क्या था? आंदोलन था जिसका नाम क्या था? खेड़ा आंदोलन था। ओनली किसका आंदोलन था बेटा? ये किसानों का आंदोलन था। नाम क्या था इस आंदोलन का? खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन। ओनली किसका आंदोलन था? ये किसानों का आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन। याद रह जाएगा ना। ये महात्मा गांधी के लगातार 3 क्या हुए थे? सफल आंदोलन थे। ये तीनों आंदोलन किसके थे बेटा? महात्मा गांधी। पहला पूछा जाएगा चंपारण, एक खेड़ा और एक अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अब है ना, अंग्रेजों ने ना 1919 में ना एक सुधार किया जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, कब हुआ बेटा? 1919 में हुआ।
ठीक है, और इसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919। नाम क्या था इसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा सुधार बेटा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा सुधार हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये ना जैसे मार्ले भारत सचिव था ना, और इस टाइम 1919 में जो भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठा करता था उसका नाम क्या था? मॉन्टेग्यू था। और भारत का जो वाइस राय होता था उसका नाम क्या होता था? चेम्सफोर्ड होता था। तो ये दो व्यक्तियों के नाम, जैसे मार्ले मिंटो सुधार है ना, मार्ले भारत सचिव था और मिंटो क्या था? वाइस राय। इसमें भारत सचिव कौन है बेटा? मॉन्टेग्यू। और चेम्सफोर्ड कौन रहेगा? वाइस रहेगा। भारत सचिव कौन रहेगा बेटा? मॉन्टेग्यू रहेगा। और चेम्सफोर्ड कौन रहेगा? वाइस राय रहेगा। भारत सचिव मॉन्टेग्यू था और चेम्सफोर्ड कौन होता था? वाइस राय होता था। ठीक है, तो ये आंदोलन है कब चला? 1919 में था। कब चला ये आंदोलन? 1919 में सुधार हुआ था जिसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें एक ही बात याद रखना बेटा, सिखों को ना, किसको? सिखों को अलग से चुनाव लड़ने की आजादी मिली थी। अलग से चुनाव लड़ने की क्या मिल गई थी? आजादी। 1909 में किसको मिली थी? मुसलमानों को। 1909 में मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की आजादी मिली थी। और 1919 में लिख लो, 1919 में सिखों को अलग से चुनाव लड़ने की आजादी मिली थी। हाँ, एक क्वेश्चन लिख लेना, जो खेड़ा आंदोलन था ना उसमें महात्मा गांधी के सहयोगी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा आंदोलन में जो 1918 में हुआ था ना महात्मा गांधी का, इसमें महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस टाइम इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। सरदार की उपाधि तो 1929 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिलेगी। तो इनका साथ किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल ने दिया। देखो, हमने पढ़ा अहमदाबाद में इनका साथ दिया था अनसुईया बेन पटेल ने, और चंपारण में महादेव देसाई, जेपी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया। और ये जो आपका खेड़ा में किसने दिया था इनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका आंदोलन किस आंदोलन में साथ दिया था? खेड़ा में साथ दिया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ना, इतना याद रखना। 1900 कब हुआ था बेटा? कब हुआ था? 1919 में हुआ। और इसमें किसको आजादी मिली थी अलग से चुनाव लड़ने की? सिखों को अलग से चुनाव लड़ने की क्या मिल गई थी? आजादी। और 1909 में किसको मिली थी? मुसलमानों को क्या मिली थी? अलग से चुनाव लड़ने की आजादी मिली थी। किसको मिली थी? मुसलमानों को अलग से क्या लड़ने की मिली थी? आजादी, चुनाव। अब किसको अलग से चुनाव लड़ने की आजादी मिल गई? सिखों को अलग से चुनाव लड़ने की क्या मिल गई थी? आजादी। नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब 1919 में ना एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? कौन सा एक्ट आया था बेटा? रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? रोलेट एक्ट। कब आया था? 1919 में। एक्ट का नाम क्या था? रोलेट एक्ट। ठीक है, ये रोलेट एक्ट है ना, इसे काला कानून कहा जाता है। काला कानून। ये मार्च 1919 में लागू किया गया। कब लागू किया गया बेटा? ये प्रॉपर पूछा था कब हुआ था? मार्च 1919 में लागू हुआ था। लिख लो, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ बेटा? मार्च 1919 में। कौन सा एक्ट लागू हुआ? रोलेट एक्ट। कब लागू हुआ? मार्च 1919 में। कौन सा एक्ट लागू हुआ? रोलेट एक्ट। इसे कौन सा कानून बोलते हैं? काला कानून बोलते हैं। कौन सा कानून बोलते हैं? काला कानून बोलते हैं। और इसमें बेटा क्या होता था? किसी भी इंसान को सस्पेंस के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर गिरफ्तार किया जाता था? शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। लिख लो,
इसमें किसी भी इंसान को किसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उस इंसान को ना अपील, ना वकील और ना दलील। ठीक है, इसे कहते हैं नो अपील, नो वकील और नो दलील। ठीक है, ना तो वह अपील कर सकता, ना वकील कर सकता, और ना अपनी दलील दे सकता कि मैं सच्चा हूं। दलील देना मतलब अपना मतलब सच्चाई प्रकट करने की उसको क्या नहीं थी? आजादी नहीं थी। नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, शक के आधार पर। अब अंग्रेज है ना, ये काला कानून ले आए बेटा, और इसे महात्मा गांधी ने कहा था हिमालयी ब्लंडर। क्या कहा था? हिमालयी ब्लंडर। कि ब्लंडर होता है बेटा तूफान। ठीक है, ब्लंडर क्या होता है? तूफान। इसे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या नाम दिया था? हिमालयी ब्लंडर। कि हिमालय में क्या आ गया है? तूफान आ गया है। ये क्या था? काला कानून था। अब शक के आधार पे तो ना कोई किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, यहां पर मतलब अभी कोई पुलिस की वैन आए, 5-6 वैन आ जाए और आप सभी को गिरफ्तार कर ले। ठीक है, और इसका रीजन दे कि प्रदीप सर सभी बच्चों को बम बनाना सिखा रहे थे। ठीक है, अब सभी को क्या कर लिया? गिरफ्तार। अब ना आप अपील कर सकते, ना वकील कर सकते, ना दलील दे सकते, जेल में डाल दिया। ऐसे लाखों भारतीयों को अंग्रेजों ने किसके आधार पर जेल में डाल दिया? कोई 4 इंसान है ना, बैंक के बाहर खड़े हुए थे ठंड में बेचारे, वहां पर कोई आग जल रही थी, खड़े थे, पुलिस आई, बोला ये बैंक लूटने वाले थे। ठीक है, अब बेचारे वो ठंड नहीं उड़ रही थी उनकी, वो क्या बैंक लूटेंगे? ठीक है, तो बैंक लूटने के लिए कोई असला चाहिए ना, तो शक के आधार पर। अब सपोज करो बोडिया विमेन कॉलेज का नाम सुना है क्या? तो बोडिया विमेन कॉलेज है ना, वहां पर 4 बच्चे खड़े थे, बेन आ गई दुर्गा शक्ति वाली, चारों को जेल में डाल दिया। ठीक है, बोला क्यों जेल में डाला? ठीक है, बोला कॉलेज की छुट्टी होती और आप है ना लड़कियां छेड़ते। ठीक है, इसलिए आपको कहां डाल दिया गया है? जेल में। हो सकता है वो अपनी बहनों का इंतजार कर रहे हो, भाई छुट्टी और मैं अपनी बहन को लेकर जाऊं। ऐसा होता तो कम ही है वैसे। ठीक, लेकिन हो तो सकता है ना। लेकिन शक के आधार पर क्या कर लिया जाता है? उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोल रहे थे महात्मा गांधी? ये हिमालय में क्या आ गया है? ब्लंडर आ गया है। ठीक है, शक के आधार पर क्या कर लिया? गिरफ्तार। और कहते हैं महात्मा गांधी ने ना 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी, और इसी कंडीशन में वो 10 अप्रैल 1919 को पहली बार, ठीक है, कहां से गिरफ्तार किए गए? पलवल से गिरफ्तार किए गए। ये कहा जाता है, वैसे पलवल रेलवे स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है 8 अप्रैल कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब हुई थी? 8। लेकिन एचएससी आज भी क्या मानती है? 10 अप्रैल। लिख लो, ये महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, एसएससी भी पूछती है महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को। कहां से हुई थी? पलवल से हुई थी। महात्मा गांधी की भारत में, महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तब आपका आंसर क्या होगा बेटा? 10 अप्रैल 1919 को हुई थी। महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी कब हुई थी बेटा? 10 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार कर लिया गया? पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अब क्या था कि इस मतलब है ना, अब दिन था 13 अप्रैल 1919 का। सभी बना रहे थे। भारत में एक त्योहार होता है जो बेसिकली पंजाब में ज्यादा फेमस है, बैसाखी। ठीक है, कब की बात थी बेटा? 13 अप्रैल 1919 की बात थी। कौन सा फेस्टिवल था? बैसाखी। कौन सा फेस्टिवल था? बैसाखी। पंजाब का फेमस फेस्टिवल होता है बैसाखी।
और रियल में बेटा आप पुराने टाइम का इतिहास उठाकर देखोगे ना, हमारे पूर्वजों का जो आप इतिहास उठाकर देखोगे ना, एक फसल होती है गेहूं, सुना होगा, ठीक है। रवि की प्रमुख फसल कौन सी होती है? गेहूं। खाई भी है क्या कभी? अच्छा, खाते भी हो, मैंने आज पता चला है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा फेस्टिवल होता है? बैसाखी होता है। और हमारे पूर्वज है ना, जो गेहूं की कटाई शुरुआत करते थे ना, वो 13 अप्रैल के दिन करते थे कि बैसाखी वाले दिन है ना, हम गेहूं की कटाई क्या करेंगे? शुरू। और आजकल तो बैसाखी वाले दिन गेहूं की कटाई क्या पता पूरी भी हो जाए और हम नरमे की भी क्या कर देते हैं? बिजाई कर देते हैं। अब मौसम का ना, टेम्परेचर का इतना बड़ा हेर फेर है। पहले 13 अप्रैल को कटाई क्या होती थी? गेहूं की शुरू होती थी, ये सच्चाई है। अब है ना, मतलब इतना बड़ा सिस्टम हो गया है हेर फेर। जिस टाइम मौसम की बताई जाती है ना, भविष्यवाणी होती है कि उस दिन ये होगा, उस दिन वो चीज होती नहीं है। और जिस दिन नहीं बताई जाए ना, उस दिन पक्की होती है, ठीक है। अब है ना, जैसे सपोज करो कि बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना, 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक ठंड कम पड़ेगी। और जैसे ही बच्चा 16 जनवरी को बैग लेकर चलेगा ना, उस दिन है ना फुल ठंड पड़ेगी। बोला छुट्टी 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई, ठीक है, बच्चे फीलिंग ले जाएंगे, ठीक है। ये सच्चाई होती है। जब बताया जाता है ना मौसम का, उस टाइम ठंड पड़ती ही नहीं है हमारे भारत में, ठीक है। तो ये होता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या थी? बैसाखी। और पंजाब के 2 लीडर होते थे, डॉक्टर सतपाल, क्या नाम था? डॉक्टर सतपाल, और एक का नाम था सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ये पंजाब के ना बड़े फेमस लीडर हुआ करते थे, ठीक है। पंजाब के क्या होते थे बेटा? बड़े बहुत ज्यादा फेमस लीडर होते थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको ना अंग्रेज सरकार ने शक के आधार पर क्या कर लिया? गिरफ्तार। क्योंकि आंदोलन कौन सा चल रहा था उनका? रॉलेट एक्ट। शक के आधार पर क्या कर लिया इनको? गिरफ्तार। तो ये बड़े फेमस लीडर थे। अब फेमस लीडर के पीछे भीड़ तो इकट्ठी होगी ना, तो एक है ना भीड़ इकट्ठी हुई थी, जगह थी अमृतसर। कौन सी जगह थी बेटा? अमृतसर। अमृतसर जहां पर गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर, ठीक है। वहां पर एक बाग था बेटा, जलिया वाला बाग, ठीक है। इसे जलिया वाला बाग कहते थे क्योंकि एक जल्ली नामक व्यक्ति है ना, उसकी ये क्या होता था? संपत्ति होता था। क्या होता था? एक जल्ली नामक व्यक्ति था बेटा, उसने एक बाग लगाया हुआ था, इसलिए इस व्यक्ति के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? जलियावाला बाग, ठीक है। इसका नाम जलियावाला बाग क्यों रखा गया? ये क्वेश्चन आ सकता है, कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। वो तो इंटरव्यू हरियाणा में तो खत्म है, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे आप बड़े लेवल के यूपीएससी वगैरह में जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका नाम जलियावाला बाग क्यों था? क्योंकि एक जल्ली नामक व्यक्ति होता था ना, उसकी ये संपत्ति होती थी, एसेट होती थी, उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? जलियावाला बाग रखा गया। क्या नाम रखा गया बेटा इसका? नाम जलियावाला बाग। ये किसकी संपत्ति होता था? जल्ली नामक व्यक्ति की क्या होता था? ये संपत्ति होता था। इस बाग का नाम क्या रखा गया था? जलियावाला बाग रखा गया था, ठीक है। तो इसमें ना बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो एक मतलब एक क्या था? गद्दार भारतीय था जिसका नाम था हंसराज। क्या नाम था बेटा? बता दो। हंसराज। इसने ना इसकी सूचना दे दी अंग्रेजों को। क्या दे दी? अंग्रेजों को दे दी। बोला तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, और भारतीय है ना वो आपको भारत से भगाने की क्या बना रहे हैं? योजना। तो इसका जिम्मा सौंपा गया भीड़ को भगाने का जनरल डायर को, ठीक है। और ये भारतीयों से नफरत किया करता था। तो बाग के अंदर एंटर करने का एक ही रास्ता था, ठीक है। यानी इस रास्ते से भारतीय अंदर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही रास्ता था, ठीक है। और बाहर आने का, एक अंदर जाने का तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर आने का एक ही रास्ता होगा। इस पर इसने तोप लगवा दी। क्या लगवा दी? और तोप, और इसके पीछे है ना सैनिकों को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और उन्होंने ना फायरिंग के क्या दे दिए? आदेश दे दिए, ठीक है। और कहते हैं निहत्थे भारतीय थे, क्योंकि वो तो रैलियां निकाल रहे थे, उनके पास औजार तो थे नहीं। तो कहते हैं प्यारे बच्चों, हजारों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। और जलियांवाला बाग में एक कुआं था, तो लोग है ना
उस कुएं में, मतलब अंग्रेजों की गोली से बचने के लिए उस कुएं में बेचारे छलांग लगाते गए, तो वो कुआं भी मौत से, लोगों से भर गया, क्योंकि कुएं में से बाहर निकलना भी, बहुत गहरा कुआं था, उससे बाहर निकलना भी पॉसिबल है नहीं था। गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूदे और वहां से निकलना मुश्किल था, तो हजारों भारतीय है ना इसमें मारे गए थे। कौन सा बाग था ये? जलियांवाला बाग था। ठीक है, तो इसके बाद है ना, इस घटना के बाद है ना, रोलेट एक्ट या इस घटना के बाद है ना, एक रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या लौटा दी? वापिस लौटा दी। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापिस लौटा दी। तो वैसे पूछा जाता है किस एक्ट के खिलाफ लौटाई थी? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का लागू ना हो इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की। और महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसर ए हिंद की। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था CF एंड्रयूज। क्या नाम था? CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज। इसने ये बात कहा था, ये जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। ठीक है, CF एंड्रयूज नामक एक व्यक्ति ने क्या कहा था बेटा? ये जानबूझकर की गई क्या है? क्रूर हत्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर CF एंड्रयूज ने क्या कहा था? ये जानबूझकर की गई क्या रहेगी? क्रूर हत्या रहेगी। किस व्यक्ति ने यह बात कही थी बेटा? CF, एक नाम है CF एंड्रयूज नामक एक व्यक्ति है, इसने कहा था ये जानबूझकर की गई क्या रहेगी? क्रूर हत्या रहेगी। किसने कहा था? CF एंड्रयूज। फिर इस पर ना एक हंटर समिति बनी थी, हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी बेटा? हंटर कमेटी बनी थी। लिख लो, इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का गठन किया गया। लिख लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का गठन किया गया। किसकी जांच करने के लिए? जलियांवाला बाग। समझ आ गया इतना? यहां से आगे का इतिहास नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 1908 में वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने केनेडी पर बॉम्ब फेंका। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुआ। 1910 में होर्डिंग वाइसराय बना। 1911 में दिल्ली दरबार बना। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ताना भगत आंदोलन और कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। 1915 में महात्मा गांधी की घर वापसी हुई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चला। 1917 में अगस्त प्रस्ताव की क्या की गई थी? घोषणा। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट क्या बनी थी? अध्यक्ष। और 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन भी हुआ। ठीक है, हाँ। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में रोलेट एक्ट। याद रह जाएगा ना सन वाइज? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।